चंद्रयान 3 हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट मिशन है। इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि आखिर हमारा अर्थ कैसे बना। और खुशी की बात तो ये है कि इस मिशन के बाद हम पहले ऐसे देश बन जाएंगे जो कि अर्थ के फॉर्मेशन को प्रूव कर पाए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि चंद्रयान 3 में ऐसे कौन से इम्प्रूवमेंट्स है जो कि चंद्रयान 2 की तरह ये मिशन फेल नहीं होगा, और आखिर हमको किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस मिशन से। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है। तो चंद्रयान 2 के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये मिशन कितना बड़ा फेलियर साबित हुआ हमारे लिए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? आप सुन के चौंक जाओगे कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स में सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि मार्स पे मून से भी कई ज़्यादा क्रेटर्स हैं। पर सिर्फ क्रेटर ही एक लौती चीज़ नहीं है जो मून लैंडिंग को मुश्किल करता है। आपको पता होगा कि मार्स तक हमें पहुंचने में 7 मंथ्स का टाइम लगता है, और उसी की दूसरी तरफ मून में हम सिर्फ 3 दिन में ही पहुंच जाते हैं। और इन 3 दिनों की जर्नी में थोड़ा सा भी अगर स्पेसक्राफ्ट का पाथ बिगड़ता है तो उसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसी की दूसरी तरफ मार्स का लंबा डिस्टेंस होने के कारण अगर स्पेसक्राफ्ट का थोड़ा सा भी पाथ बिगड़ता है तो उसे ईजिली ठीक किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो कम डिस्टेंस और कम टाइम में गलतियाँ करने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। और दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि स्पेसक्राफ्ट के फिक्स टाइम पर लैंड ना करने की वजह से मिशन फेल हो सकता है, क्योंकि इतने कम डिस्टेंस होने के कारण स्पीड को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है तो स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने का टाइम सिर्फ 15 से 30 मिनट का होगा, और इतने टाइम के अंदर अगर स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं होता तो वो क्रैश कर जाएगा। पर अगर हम परफेक्ट टाइमिंग पर भी लैंडिंग चालू कर दे तो मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर होने के कारण सारा लैंडिंग का प्रेशर थ्रस्टर्स पे आ जाएगा, यानी कि ना ही स्पेसक्राफ्ट को स्लो करने के लिए एटमॉस्फेरिक ड्रैग होगा और ना ही हम पैराशूट को यूज कर पाएंगे। लैंडिंग के दौरान इतने पावरफुल थ्रस्टर्स का यूज करने के कारण मून की सरफेस से काफी सारी धूल उड़ जाएगी, और वो लैंडर की काफी डेलिकेटेड और सेंसिटिव सेंसर्स को डैमेज कर सकता है, जिससे इवेंचुअली ये मिशन फेल हो सकता है। अभी भी सारे इश्यूज खत्म नहीं हुए हैं, कुछ इश्यूज अभी भी बाकी है, जिनमें से एक है मून के साउथ पोल का अनइवन सरफेस और अनइवन टेम्परेचर। पूरे मून से भी ज़्यादा क्रेटर्स और वैलीज मून के साउथ पोल में है, और हमें साउथ पोल पर ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसमें लैंडर इजीली लैंड कर पाए। पर साउथ पोल का अनइवन टेम्परेचर लैंडर पर थर्मल शॉक जनरेट कर सकता है, जिससे लैंडर डैमेज हो सकता है। अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने में मून को 28 डेज लगते हैं, और उन 28 डेज में से 14 डेज मून का एक साइड सन को फेस करता है, जिसके कारण मून की एक साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसी की दूसरी साइड में -230 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और साउथ पोल पे दोनों रीजन मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहता है। और साउथ पोल की ज़मीन पर धूप ना पड़ने के कारण वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, जिसके कारण रोवर के सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे। पर अच्छी बात तो ये है कि इन सभी सिचुएशंस के लिए इसरो ने पहले से ही तैयारी करके रखी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए इसरो ने काफ़ी परफेक्ट स्पॉट को ढूंढ निकाला है, जिसमें ना ही अनइवन लैंड है और ना ही अनइवन टेम्परेचर। लैंडिंग करने से पहले स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट मून की तरफ को नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो अर्थ के 5 चक्कर लगाएगा, जिसके कारण वो मोमेंटम अचीव कर पाएगा और एक स्लिंग शॉट की तरफ मून की तरफ को बढ़ेगा, जिससे वो फ्यूल को लैंडिंग के लिए यूज कर पाए। और फिर वो चांद के चक्कर लगाएगा ताकि वो लैंडिंग साइट को दोबारा चेक कर सके, और इससे लैंडर आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। चलो, लैंडिंग की दिक्कत तो सॉल्व हो गई, पर अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन और चार्जिंग की दिक्कत पे। इसे टैकल करने के लिए लैंडर को धूप में लैंड किया जाएगा और रोवर को लैंडर से मूव किया जाएगा, जिससे लैंडर एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करेगा। यानी कि रोवर जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को वो लैंडर तक भेजेगा, और लैंडर उस इंफॉर्मेशन को अर्थ तक ट्रांसमिट करेगा, जिससे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लैंडर के धूप में होने के कारण वो रोवर को भी चार्जिंग में हेल्प करेगा। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बस एक ही कमी है जो कि है ऑर्बिटर की, और वो ऑर्बिटर की कमी भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी कर रहा है। चलो, सारी प्रॉब्लम्स तो हमने टैकल कर ली, पर मेन सवाल तो ये है कि चंद्रयान 3 आखिर कौन कौन सी खोजें करने वाला है। लैंडर के लैंड करते ही जब रोवर बाहर आएगा तो वो लिम्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करके मून की सॉइल के केमिकल कंपाउंड्स को एक्साइट करेगा, जिससे सॉइल में पड़े केमिकल से अलग अलग वेव्स निकलेगी, जैसे कि अल्फा एंड एक्स रेज। और रोवर पे लगा हुआ अल्फा पार्टिकल एक्स रे
स्पेक्ट्रोमीटर इन्हें डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, जिससे हमें सॉइल की कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा। यहाँ तक कि इससे ये भी पता चलेगा कि मून पर चार्ज पार्टिकल्स का हल्का सा एटमॉस्फेयर क्यों है। और ये रोवर मून पर आने वाले मून को एक्स को भी डिटेक्ट करेगा। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक डिटेक्टर लगाया है, जो कि हमें हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बताएगा। और यहाँ तक कि प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारे रोवर और लैंडर के लिए एक रिले सैटेलाइट की तरह भी काम करे, ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो और इन्फॉर्मेशन चोरी होने की दिक्कत भी ना हो, क्योंकि हमें पहले दूसरे देशों से रिले सैटेलाइट की हेल्प लेनी पड़ती थी, जिसके दौरान हमारे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती थी। और इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस मिशन के फेल होने के कोई भी चांसेस हैं। और अगर ये मिशन पास हो जाता है तो हम पहले देश कहलाएंगे जो कि अर्थ की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की गुत्थी को सुलझा पाए, क्योंकि मून के साउथ पोल में पानी आइस के रूप में मौजूद है, जो कि तब से एग्जिस्ट करता है जब से मून और अर्थ फॉर्म हुए। और इस मिशन से हम थिया के अर्थ से टकराने की थ्योरी को भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।